मैं हूं आपका मेज़बान तसव्वुर वारिस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कोरोना की सूरत-ए-हाल है और जिस देखें हर शख्स जो है अपने घर में कैद हो चुका है। लोग कुछ एक्टिविटीज़ में शामिल तो होना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कर सकते हैं। कुदरत के हसीन नज़ारे, कुदरत की जो खूबसूरती थी उससे इंसान दूर हो चुका है। लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी में जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें ना सिर्फ आपका दिल लगेगा बल्कि आपकी सेहत भी ज्यादा अच्छी होगी और आप एक ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं जिसमें पूरा खानदान उसका हिस्सा बन सकता है। खास तौर पे जो बच्चे हैं, खास तौर पे वो लोग जो बूढ़े हैं, वो इस गार्डनिंग की एक्टिविटीज के साथ अगर शामिल हो जाएंगे तो ना सिर्फ उन्हें जिंदगी गुजारने का लुत्फ आएगा बल्कि उन्हें साथ साथ अपनी सेहत भी बहुत बेहतर महसूस होने लगेगी। इसी मकसद के लिए आज हमने अपने साथ दावत दी है बात करने के लिए। तारिक साहब हमारे साथ। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पौधों का शौक, मुझे जो थोड़ी मालूमात आपसे मिली वो ये थी कि आपका ये फील्ड नहीं था, पहले फील्ड कोई और था, लेकिन अचानक फिर एक जिंदगी में तब्दीली आप किस तरह से, वो जरा बताइए। देखिए, फील्ड नहीं था, लेकिन मैं आपको सर भाई रियल बताऊं कि वो जब हम छोटे होते थे ना, एक हम नज़म पढ़ते थे अपनी किताब में, अशरफ का बाग। तो वो तो अशरफ ने एक बाग लगाया, फूलों और फलों से सजाया। शायद उसी तरह की कोई थीम मेरे दिमाग में किसी जगह पे एक मजबूत जड़ बनी और वो तनावर दरख्त बन गई। और वही जो थीम था, वही जो एक ड्रीम था मेरे दिमाग में था, और मेरा दिल था कि मैं ऐसा एक बाग बनाऊं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कादर बख्श फार्म जो है, उसका एक तिनका तिनका पता पता इकट्ठा करके मेरी 30 साल की मेहनत का एक नतीजा है जो आप फार्म देख रहे हैं सारा। तो ये एक ड्रीम है पूरा, और लोग आगे जो खुशी महसूस करते हैं जहाँ पे, वो शायद मैं समझता हूँ इसकी कोई जो है ना, वो कोई मोल नहीं है इस खुशी का जो है सारा। तो ये मेरे दिमाग में था। ठीक है, मेरी एजुकेशन बेसिकली मेरी इकोनॉमिक्स की एजुकेशन है। तो ठीक है। एज ए इकोनॉमिस्ट फार्मर, एग्रीकल्चर तो हमारी बेस है, हमारी एक तरह की आप समझ लें कि हमारी सारी पॉपुलेशन और हमारी इंडस्ट्री पूरी पूरी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है ना सारी। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। बेसिकली फार्मर का बेटा हूँ। तो फार्मर का बेटा होने के नाते तो हमारा तो जुड़त ही सारी एग्रीकल्चर के साथ साथ। अच्छा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये बताइए तारिक साहब कि नर्सरीज का हम सब लोग जानते हैं, नर्सरीज तो पाकिस्तान में बेशुमार नर्सरीज हैं, लोग काम करते हैं पौधे लेने का, बेचने का। कादर बख्श नर्सरी फार्म से हम शुरू करते हैं। ये मुख्तलिफ कैसे है, लोगों को इसमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी, इतनी मोहब्बत इसके साथ क्या है? तो सफर भाई, एक्चुअली बिजनेस करना एक और बात होती है, लेकिन एजुकेशनल बेस्ड बिजनेस करना एक और बात होती है। मैं हमारा जो फार्म है बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक पूरा एक अदारा है, एक इंसाइक्लोपीडिया है पौधों का। हमने पूरी दुनिया से पौधे, पाम्स, ट्रीज, कैक्टस एंड सेकुलेंट्स इकट्ठे करके इनके नाम लिखे, कौन से कंट्री से आया है। मतलब ये एक ओके। एजुकेशनल एक अदारा है पूरा। जब लोग आते हैं वो सिर्फ पौधे नहीं खरीदते, वो ये सीखते हैं सारा कि ये पौधा क्या है, इसकी मेडिसिनल हर्बल वैल्यूज क्या है, इसकी सारी, इससे क्या हम बना सकते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका हमारी बॉडी पे क्या अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है पौधों का। तो बेसिकली हम इसको एक तरह का आप गार्डन थेरेपी सेंटर भी कह सकते हैं। पूरा एक गार्डन एग्रीकल्चर थेरेपी है पूरी। लोग आते हैं जहाँ पे सीखते हैं, बैठते हैं, टेंशन फ्री टाइम गुजारते हैं। पिकनिक स्पॉट्स है जहाँ पे फोटो शूट्स होती हैं सारी। तो ये एक नर्सरी नहीं है, बेसिकली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है पूरा। तो इसलिए लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पे। आप गार्डन की कोई भी आपके माइंड में चीज आती है, जैसे गार्डन एक्सेसरीज है, हमें कोई पॉट चाहिए, हमें कोई ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए, हमें सीड चाहिए, इवन कुछ भी चीज जो एग्रीकल्चर के मतलब या नर्सरी के मतलब है, वो यहाँ पे अवेलेबल है सारी चीजें। तो इसलिए लोग आते हैं तो वो सीखते भी हैं। और बहुत से कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के बच्चे यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, वो भी यहाँ पे आके एक तरह का एजुकेशनल माहौल है। दूसरा जो मैं आपको बताऊं कि कादर भाई फार्म का जो हमने एक डिजाइन किया था मैंने, वो एक बेसिकली इसको एक जस्ट लाइक जिस तरह होता है ना डिजाइन नर्सरी का कॉन्सेप्ट। अक्सर में जब मैं पढ़े लिखे बंदे नहीं थे इस इंडस्ट्री में, मेरे आने से पहले, या बहुत कम लोग आते थे इस इंडस्ट्री में, तो वो नर्सरी उसी तरह की एक शेड बना लिया सड़क के ऊपर, और उसमें 3-4 आग की रानी मोतिया गुलाब रख लिया। यही नर्सरी का तस्वर होता था सारा। तो लेकिन हमने इसको एक डिजाइन नर्सरी का बनाया, इसमें सड़कें, वॉकवेज, इसमें फिर हमने गार्डन्स, लॉन्स, किचन गार्डनिंग, इसमें फिर फाउंटेन्स, पानी का सिस्टम बड़ा अच्छा किया। तो एक डिजाइन नर्सरी का कॉन्सेप्ट था, तो लोगों के लिए बड़ा इंजॉयबल, इसलिए मैं समझता हूँ शायद ये दूसरी जगहों से ज्यादा बेहतर एक कंफर्टेबल प्लेस थी लोगों के लिए बैठने के लिए। मेरी बेसिकली ये जो कादर बख्श नर्सरी थी, ये एक डिजाइन नर्सरी का गार्डन का हमने तस्वर दिया था। इसमें वॉकवेज, इसमें ड्राइवेज हमने दिए, इसमें फिर सड़कें बनाई, फिर हमने इसमें शेड बड़े
खूबसूरत डिज़ाइन किए, इसमें पानी का सिस्टम बड़ा अच्छा, फाउंटेन्स हमने लगा दिए, इसमें हमने मशरूम फार्म बना दिया, इसमें किचन गार्डन बना दिया, इसमें ग्रीन लॉन्स बना दिए। तो बेसिकली कादर बख्श जो नर्सरी थी, ये सिर्फ नर्सरी नहीं थी बल्कि एक टेंशन फ्री टाइम गुजारने का बड़ा खूबसूरत एक जो है ना वो एक ऐसा सेंटर बना दिया हमने इसका। जबरदस्त। चलें, ये तो एक बात निकल आई कि कादर बख्श नर्सरी फार्म बना कैसे। आपने अपनी गुफ्तगू में एक बड़ी प्यारी बात की कि 30 साल मुझे पौधों के साथ करते खेलते हुए गुजर गए। उस तजर्बे की रोशनी में मुझे जरा ये बताइए कि ये जो पौधे लगाना है इंसानी सेहत के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है? क्या ये सिर्फ मसरूफियत का दूसरा नाम है या सेहत पे आपका जाती तजर्बा क्या कहता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो प्लांट्स के साथ खेलना, प्लांट्स को लगाना, हमारी बॉडी की बुनियादी ज़रूरत है, वो है हकीकी खुराक, और वो पौधों में ही है सारी। आप जैसे वेजिटेबल्स देख लें, फ्रूट्स देख लें, बाकी हर्ब्स प्लांट हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं सारे। तो एक मुख्तलिफ हर्बल प्लांट्स हैं, ये हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, हमारी खुराक का बहुत खूबसूरत हिस्सा है सारा। ये एक मशगला नहीं है बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सेहतमंद खुराक का होना बड़ा ज़रूरी है। और सेहतमंद खुराक वही होती है जो आपके अपने हाथों से ग्रो की होती है सर। कोई ठीक बंदा ठीक। आपको सेहतमंद खुराक ग्रो करके कभी नहीं देता। तो सेहतमंद खुराक वही होती है जब खुद ग्रो करते हैं सर। इसमें केमिकल फ्री फर्टिलाइजर से पाक सब्जियां, फ्रूट, और जिसमें आप कोई केमिकल्स यूज नहीं करते। इसमें बहुत सी हर्ब्स हैं, बहुत से कावे हैं, बहुत सी हर्बल जूसेस हैं, बहुत सी हर्बल ऐसी चीजें हैं जो आपको सेहतमंद रख सकती हैं सर। तो ये खुद ग्रो किया हुआ जो चीजें हैं, ये बड़ी खूबसूरत थेरेपी है। अब तो दुनिया में मैं आपको बताऊं बहुत बड़ा नारा लग रहा है कि ग्रो फूड नॉट लॉन्स। बस वो घास का ओके। लॉन जो है, जिसको हम यूरिया भी डालते हैं, मशीनें भी सही फेरते सही। हैं, पानी भी डालते हैं, वो कहते इतने बड़े बड़े लॉन बनाने की क्या जरूरत है जिसमें आपने बैठ के सिर्फ हरियाली देखनी है। तो वाई नॉट हम हम्म। सब्जियां ग्रो करें, कोई ऐसी चीज ग्रो जो इंसान खा सके, जिसको इंसान यूज कर सके। तो मैं समझता हूँ कि पौधे ना सिर्फ हमारी गार्डन थेरेपी में हमारी जिसम में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, हमारे एटीट्यूड में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं, बल्कि रियल फूड की फ्राहमी में जो इससे बेहतर मशगला और कोई नहीं हो सकता। अब इससे असल जो चीज पैदा होती है, जो मेरे नाजरीन मुझसे यकीनन सवाल ये पूछेंगे अगला, वो यही पैदा होता है कि यार हमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, अब इसमें ज्यादा लोगों के पास इतनी जगह नहीं होती, छोटे छोटे सेहन है या घर ही छोटे छोटे सेहन है ही नहीं है। तो वो जरा हमें थोड़ा सा गाइड करें कि किस तरह से लोग अपने घरों में किचन गार्डनिंग जिसे आप कह लें, वो क्या कॉन्सेप्ट है, घरों में लोग कैसे ये सारा कुछ उगा सकते सबर हैं? भाई, दुनिया में हम बहुत लकी, हमारी छतें जो है ना, दुनिया में छतें होती है वो इस तरह की यूं फ्लैट्स उनके पास, सॉरी कर्व वाली छतें होती मोस्टली जो है, और पाकिस्तान में हमारे पास यूं फ्लैट छतें होती है सारी। एक 5 महले का जो घर है, उसकी जो छत है, रूफ टॉप गार्डन, उसमें हम पूरे घर की सब्जियां ग्रो कर सकते हैं सारी की सारी। और एक छत जो है हमारे घर में जितनी सब्जियां, उसमें आप टोकरियां, गमले और मुख्तलिफ चीजें ऐसी जो घर में वेस्ट वाली सब्जियां को टप पड़े हुए हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जिसको हम यूजलेस स्टोरों में फेंक देते हैं या कबाड़ में फेंक देते हैं, उसमें हम मट्टी डालें, कंपोस्ट डालें और बड़ी अच्छी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं उसके अंदर। इस तरह बालकोनी के अंदर, दीवारों के साथ और छतों में और छोटे छोटे लॉन में बहुत सी सब्जियां, बहुत सी चीजें, धनिया, पुदीना, पालक और इस तरह की बेशुमार चीजें हम ग्रो कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह होने की जरूरत नहीं है। हमारे जो घर की एक छत है, वो एक नॉर्मल फैमिली के लिए कंप्लीट सब्जियां जो है ना वहाँ पे हम लगा सकते हैं बड़े आराम। तो आप क्या समझते हैं तारिक साहब कि ये जो हम चीजें लगाना चाहते हैं या लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि मेरी छत पे या मेरे छोटे से दालान में ये सब्जियां लग जाएं, उसके लिए मालूमात वो कहाँ से हासिल करें? वो ट्रेनिंग बाकायदा लें या किसी इदारे से ज्वाइन करें या खुद ही से तजर्बे करें? देखिए तजर्बे में आपको बताऊं, सबसे जरूरी जो चीज सब्जियां ग्रो करने के लिए वो पैशन है। आपके ठीक है। अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि आपने अपने प्यारों के लिए, अपने घर के लिए अपनी सब्जियां केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक और नेचुरल सब्जियां ग्रो करनी है, और यही आपकी सेहत के लिए जरूरी है सारा। ये पैशन जो है, ये जरूरत कि क्यों आप सब्जियां ग्रो करें, ये आपके अंदर अवेयरनेस आना बड़ा जरूरी है। बाकी ये रही ये बात कि कैसे ग्रो करनी है, अब तो कोई मसला नहीं रहा। गूगल पे जाए, यूट्यूब पे इतनी मूवियां पड़ी हैं, इतनी चीजें पड़ी हैं कि बड़े आराम से वहां पे आप कोई भी सब्जी ग्रो करने का मेथड बड़े आराम से देख सकते हैं। इसके लिए हम ये बताना चाहूंगा, हमने एक सालाना एक डे ऐसा मुकर्रर किया है, हमने नेशनल डे बनाया किचन गार्डनिंग का। अच्छा। इसके पीछे जो तस्वर था, मैं आपको तस्वर बताता हूँ कि क्या फिलॉसफी थी। कि जिस तरह एक माओ का दिन, इंटरनेशनल माओ का दिन मनाया जाता है, बाप का दिन मनाया जाता है, अब तो मोहब्बत का दिन भी माशाल्लाह मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे। और फिर इसी तरह डायबिटिक्स के ऊपर दिल का इंटरनेशनल दिन भी, हार्ट का भी दिन मनाया जाता है। तो हम समझते हैं तो वाई नॉट कि हम एग्रीकल्चर में
जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम जो है ना एक्सप्लोर करें, इसके भी हम अपने नेशनल डेज बनाएं। बीए की एग्रीकल्चर कंट्री हमने पाकिस्तान में बहुत से नेशनल डेज जो है ना वो हमने डिक्लेयर भी किए हैं, उसको सेलिब्रेट भी किया है। तो सेकंड संडे जो सॉरी 1 फरवरी जो है एवरी ईयर जो है पहला जो संडे है फरवरी का, उसको हम नेशनल किचन गार्डन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं इसमें, जो एक सेंट्रली हम एक बहुत बड़ा इज्तिमा करते हैं जिसमें सब्जियां कोई बीज देने वाले, इसकी फर्टिलाइजर्स देने वाले बहुत से अदारे वहाँ पे अपने स्टॉल्स भी लगाते हैं, और वहाँ पे एक पूरा दिन सेलिब्रेट होता है जो सब्जियां ग्रो करने के लिए, कोई तकनीक से लेने के लिए। उसमें फिर प्रैक्टिकली हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते हैं, प्रैक्टिकल एक किचन गार्डन भी बना होता है जहाँ पे सारी सब्जियां ग्रो की होती हैं सारी। तो नेशनल किचन गार्डन डे जो है हमारा एक बहुत बड़ा, एक आप समझ लें कि एक ऐसा दिन है जो हमने सब्जियां ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग सेशन और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक बनाया है, और वो साल जो है ना नेशनल किचन गार्डन डे सेलिब्रेट किया जाता है सारा पाकिस्तान में। और उसका मकसद भी यही है कि लोगों को घरों में सब्जियां ग्रो करने की तरकीब जो है ना वो दी जाए, और उसमें मोटिवेशन पैदा की जाए कि आपने अपने घरों में सब्जियां पैदा करने की कर रही हैं। तो लोग अपने घरों की छतों के ऊपर, छोटी छोटी जगहों के ऊपर लोगों को दिखाते हैं कि ये देखिए हमने किस तरह अपने घरों के ऊपर सब्जियां जो है ना वो ग्रो की हुई हैं। किचन गार्डनिंग से बल्कि एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि किचन गार्डनिंग डेफिनेटली हर चीज नहीं उगाई जा सकती। हम छत की बात कर रहे हैं, हम छोटी जगह की बात कर रहे हैं, कोई 3-4 ऐसी चीजें आप बता सकते हैं जो लोग अपनी बहुत आसानी से जिन्हें आप उगा सकते हैं अपनी छत के ऊपर या अपने किचन के लिए? हाँ जी, इसमें टॉप में आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एक टॉप में पुदीना, एक मिंट जो है इतना इजी ग्रो करने वाली हमारे सब्जी है। जैसे समझ लें कि मैं आपको बताऊं कि पुदीने दोपहर में अगर आप पुदीने के चटनी के साथ अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं इसको, जो बंदा पुदीना रेगुलर खाता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी खराब नहीं हो सकता। अच्छा। और इसका मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने बेहतर कर लिया, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है उसका इम्यून सिस्टम परफेक्ट है। इम्यून सिस्टम को आज को कोरोना को लेके बड़ी बात हो रही है इम्यून सिस्टम की, कि इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा होना चाहिए, इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इम्यून सिस्टम के लिए एक वह चीज जो एक म्यार होता है ना कि आप किस तरह पता चले कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, तो जिसका निज़ाम बेहतर है, परफेक्ट है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है। तो निज़ाम के लिए सबसे जो जबरदस्त चीज है वो है मिंट, जो बड़े आराम से आप घर में छोटी सी टोकरी में पूरे साल के लिए आपको कभी भी मिंट बाजार से नहीं लेना पड़ेगा कभी भी। इसी तरह धनिया है, स्पेनिश पालक है, छोटी मूली है, ब्रोकली है, आइसबर्ग है, चेरी टमाटोज हैं, ये ऐसी चीजें बड़े आराम से आप एक घर में, अगर आप एक कद्दू की बेल आजकल मेरे यहाँ पे लगी है गमले के अंदर, वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे हमसायों के लिए भी बहुत इतना कद्दू लगता है इसको। अच्छा। तो ये वो 4-5 चीजें हैं जो बड़े आराम से घरों में जो है ना ग्रो की जा सकती है सर। हाँ, चलें उसकी तफसीलात तो अगले किसी निश्चित में हम लोग सेशन करेंगे तो जरा बेसिक्स उसके पूछेंगे। मुझे ये बताइए कि किचन गार्डनिंग में अमूमन ये कहा जाता है, यानी कि तहकीक के लिहाज से किताबों में लोगों को बताया जाता है कि इसका आपके बजट पे बड़े असरात होते हैं। क्या ये वाकई इसमें कोई हकीकत है? आपके किचन बजट पे कोई फर्क पड़ता है किचन गार्डनिंग से? देखिए जी, मेरा जो घर का, जो मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस पर्सनल है, मुझे अपने घर की कोई सब्जी बाहर से लेनी नहीं पड़ती कोई। तो मेरा तो 0 बजट है सारा। तो 2 तरह से आप जिंदगी में या तो अपने इनकम को बढ़ा के गुजारा कर सकते हैं या अपने बजट को लो करके गुजारा कर। तो मैंने सेकंड वाला काम किया कि अपने एक्सपेंडिचर जो है ना वो बाहर का लोड नहीं है, हम हमारी अपनी टोटल सब्जियां जो है ना हम खुद ग्रो करते हैं सारी की सारी। तो उस पर हमारा तो 0 बजट है। देखें अगर आम फैमिली का देखें, अगर वो सैलड भी खाते हैं, वो सब्जी भी डेली लेते हैं, अब नॉर्मल सब्जी भी 100 रुपये 50 रुपये किलो तो आती है सारी। तो अगर देखें 5-6 हज़ार रुपया तो एक नॉर्मल घर का किचन का जो सब्जियां आती हैं उतना खर्चा तो है ना, तो ये बचाया जा सकता है बड़े आराम से ये सब। बल्कि ये समझ लें कि अगर आप इसको डॉक्टर की अगर आप शामिल करें कि हमें कितना डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जो बाहर की सब्जियां, गंदे पानी और केमिकल वाली सब्जियां खा के हम कितना बीमार हो रहे हैं, कितनी अपने अंदर केमिकल से लेके जा रहे हैं, अगर उनको निकाला जाए तो शायद हम जो एट दी एंड हम जितना पैसा डॉक्टर के लिए कमा रहे हैं अगर वो भी बच जाए तो मैं समझता किचन गार्डन का तो बहुत फायदा है हमारे बच्चे। ये तो हो गया। हाँ, ये तो आपने वो छोटे घरों, एक भी बात आपने ये बताई थी साथ में गुफ्तगू के दौरान कि एक नया सोच, एक नया नारा आ रहा है कि लॉन की बजाय आप अपने सब्जियां पौधे उगाएं। उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि जिन लोगों के पास लॉन है वो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब्जियां लगाएं या फल लगाएं, क्या लगाएं? सब इंटीग्रेटिंग फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत फेमस हो रहा है। इंटीग्रेटिंग फार्मिंग क्या है कि जिसके पास कोई 1-8 एकड़ का गार्डन है या 4-6 कनाल का गार्डन है,
तो वो अपने जो है ना वो सब्जियां भी लगाए, फ्रूट्स भी लगाए, छोटा सा मछली का पॉट बनाए, एक दो बकरियां रखे, एक आध अगर रख सकता है साथ में गाय का भी वो अरेंज कर सकता है सारा। तो वो एक कंप्लीट एक सिस्टम है। जैसे वो जो मुर्गियां हैं, देसी मुर्गी देसी अंडा, वो उसके गार्डन का पार्ट होंगे सारा, सब्जियां पार्ट होगी। तो जो अजाफी सब्जियों के छिलके हैं वो मुर्गियों को खिलाएगा, उसकी वेस्ट पानी में जाएगी, मछलियों का पानी उठा के दोबारा फिर वो सब्जियों को लगाएगा। तो उसको किसी जगह पे कोई बाहर से चीज उसमें डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वही चीजें सारी एज ए फर्टिलाइजर यूज होंगी सारी। तो एक जो छोटा गार्डन है, या कनाल का या 2 कनाल का या 1 एकड़ का गार्डन है, वो कंप्लीट फूड फैक्ट्री बन सकती है सारी की सारी। और नेचुरल फूड फैक्ट्री है, उसमें फ्रूट से लेकर सब्जियां, मछली, देसी मुर्गी, देसी अंडा, और उसकी वो पूरा दूध का हर सिस्टम वो पूरा कर सकती है सारे का सारा उसका। अच्छा, अब आते हैं हम आपके बड़े जो प्राइम प्रोजेक्ट है एग्री टूरिज्म, वो बताएं, वो क्या सोच है, वो किस सोच के तहत हमने एग्री टूरिज्म बनाया, जिससे कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली लोग जो हैं वो जुड़ गए हैं, उसकी कुछ तफसीलात जरा हमसे शेयर करें। सफर भाई, मैं आपको जो हमारी नई जनरेशन है उसका बताऊं कि अगर आप पूछे ना मूली का दरख्त कितना होता है, ये दे हैव नो आइडिया अबाउट दिस, कि जो हमारे डाइनिंग टेबल पर जो हमारा सब्जियां हैं, फ्रूट आती हैं, वो कहाँ कहाँ से गुजर के आती है, किन किन प्रोसेस से गुजर आती हैं, उन्हें पता है मूली दरख्तों पे लगती है, जमीन में होती है। हमारी नई जनरेशन को कोई आइडिया नहीं इस बात। नहीं पता। वो नेचर से इतना दूर हो गए हैं, और नेचर से दूरी ही बेसिकली सेहतमंद तर्ज जिंदगी से उनको दूर ले गई। आप हमारे बावजूद देखें ना, वो जितना नेचर के करीब थे, वो अपनी सब्जियां खुद लगा रहे थे, उनकी सेहत का अंदाजा लगाएं वो कितने परफेक्ट थे। 100 साल उनकी उम्रें थी, और उनकी जिस्मानी सेहत देखें कितनी फिट थे वो बिल्कुल सारे। और हमारे जो 40-50 साल का बंदा देखें, उसकी आप हालत देखें ना, किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी का मतलब हर बंदा जो है ना किसी तरह ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बीमार है सर। तो मैं समझता हूँ कि इंसान का नेचर के साथ ये तल्लक है, वो जुड़ना बहुत जरूरी है सारे के साथ। ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर टूरिज्म है, ये खेतों, बेशक लफ्ज पे जाए तो खेतों की सैर है। अब देखिए हमारे सरसों के फूल कितने खूबसूरत होते हैं, हमारे सनफ्लावर के फील्ड सही कितने खूबसूरत हैं। जब जो सही। हमारा आड़ू लगा होता है, सिट्रस लगा होता है, मैंगो लगा होता है, वो कितना खूबसूरत गार्डन लगता है। तो अगर हम इसको एज ए इंडस्ट्री देखें, दुनिया में एग्री टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोग जाते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म, अपने हाथों से फ्रूट पिकिंग कर रहे हैं, सब्जियां पिकिंग कर रहे हैं, अपनी वो फार्म से जाके ही अंगूर तोड़ रहे हैं, वहीं पे जाके वो अपने फालसा तोड़ रहे हैं, वहीं से वो स्ट्रॉबेरी पिकिंग कर रहे हैं। तो ये बेसिक इंसान और नेचर का एक तल्लक जुड़ रहा है। और हमारे बच्चे सीखते हैं कि जो उनके डाइनिंग टेबल पर सब्जियां फ्रूट आ रहा है, वो फार्म पे लगा हुआ कैसा फील होता है, और फार्मर उसको कितनी मेहनत से जो है ना वो उसको ग्रो करता है। तो ये बेसिकली इंसान को, जो हम कम्युनिटी को फार्मर के साथ जोड़ रहे हैं सारा, डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म, एक विदाउट एनी मिडल मैन, आड़तिया और ये सारी चीजें निकाल के, ये आम बंदा डायरेक्ट फार्म पे जाए और अपनी सब्जियां, फ्रूट और वेजिटेबल और बहुत सी चीजें वहां से, अपने ग्रेन्स हैं वो सारी डायरेक्ट फार्म से ले ले, और कुछ हम अपनी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट भी बनाएं, वो भी अपने लोगों को दे। तो ये कम्युनिटी का फार्म के साथ जो तलक जोड़ना है, इसको हमने कनेक्टिविटी एक बनाई है, उसको हमने एक एग्री टूरिज्म का नाम दे दिया सारा। ये कनेक्टिविटी मैं है विद नेचर, इंसान की कनेक्टिविटी है ठीक। फार्मर की लोगों के साथ। तो ये बेसिकली कनेक्टिविटी है पूरी की पूरी सारी। मैं बल्कि नाजरीन के लिए थोड़ी तफसील इसमें बताता जाऊँ, जो मैंने अपने तौर पे रिसर्च किया एग्री टूरिज्म को। ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है। इन्होंने ये किया कि पाकिस्तान भर में जैसे पॉकेट्स बनी हुई हैं, कहीं पे हमारा फालसा उगता है, कहीं पे हमारी दूसरे फ्रूट उगते हैं, चेरीज का पूरे पूरे एरियाज हैं, लीची के एरियाज हैं। तो एग्री टूरिज्म में ये किया गया है कि इन्होंने एग्री टूरिज्म में, तारिक साहब, ये जो इवेंट्स हैं यहाँ पे लोगों की किस तरह से शमूलियत होती है, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं? सफर भाई, अगर मैं बताऊं कि हम पूरे साल का कैलेंडर हम जो है ना वो इसके ऊपर शेयर कर देते हैं। कोई अबाउट को 70 के करीब हम फेस्टिवल पूरे पाकिस्तान में अरेंज करते हैं। जिस तरह हम कराची से शुरू हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान तक जाएं, तो जहाँ पे जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो उसी हब को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे हम सरगोदा में सिट्रस फेस्टिवल करा रहे हैं, शरकपुर में गावा फेस्टिवल करा रहे हैं, सिंध में अगर हम हैदराबाद करीब जाएं तो वहाँ पे हम जो है ना मीरपुर में वहाँ पे बनाना फेस्टिवल, इसी तरह मुल्तान भी लोग लेके आते हैं। इसी तरह ऑलिव फेस्टिवल जो होता है, उसमें भी हमने बड़ी इस दफा बड़ी अच्छी एक्टिविटी की थी कि एक पूरा एक जो दरख्त था, एक फैमिली जाती थी, पूरा एक दरख्त रेंट, वो पूरा दरख्त खरीद लेती थी, अपने बच्चों के साथ सारा दिन लगे, उन्होंने अपना वो पूरा ऑलिव तोड़ा। जाते हुए वहाँ पे हमने एक मोबाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन वहाँ पे लगा दी। तो लोग क्या अच्छा। करते थे, वो पूरा ऑयल अपना निकाल लेते थे, अपने जो उन्होंने ऑलिव तोड़ा था, ऑलिव निकाला, ऑलिव अपना ऑयल लिया और वो चले गए। आप मुझे बताएं कि जो आपने अपने हाथ से ऑलिव तोड़ा है और आपने अपने सामने ऑलिव का ऑयल निकाला है, इससे खालस ऑलिव ऑयल आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को मिल सकता है कभी बाजार से? ये तो आपने अपने हाथों से लिया ना।
तो बेसिकली हमने किया क्या कि लोगों को फार्मर के साथ कनेक्ट कर दिया, और वो जो फार्मर भी अपनी वैल्यू, बेहतर कीमत अपनी चीज़ों की उसको मिल रही है, क्योंकि आड़तिया मंडी जब खत्म होती है तो फार्मर भी बड़ा हैप्पी होता है कि उसको अपनी प्रोडक्ट की बेहतर प्राइस मिल रही है, और लोगों ठीक। को भी एजुकेशन भी मिल रही है, और उनको भी सस्ती चीज़ें फार्म से मिल रही हैं। तो डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म का आइडिया एग्री टूरिज्म ने जो मुतारफ कराया है पाकिस्तान में, इससे फार्मर भी जो है ना उसकी इकनॉमी से बेहतर हो रही है, और आम लोग जो है ना वो भी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह की फेस्टिविटी राउंड द ईयर हमारी होती रहती है, जो अभी आपने दिखाया सारी। सर वंडरफुल, ये बहुत अच्छी है। नाजरीन, बल्कि मैं आपको भी कहूँगा कि आप अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ इन इवेंट्स को नोट कर लें। आप इन इवेंट्स में जाएं, इनमें शिरकत करें, आपको बहुत मजा आएगा और ये थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटी होगी। अच्छा तारिक साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए बस एक आखिरी एक सवाल आपसे रेफरेंस के हवाले से पूछना चाहूँगा कि आज कोरोना की जो सूरत हाल है, लोग घरों में, जिससे मैंने अपनी तमीज़ शुरू की थी, लोग घरों में बंद हैं, उनके पास करने की एक्टिविटी कोई नहीं है। वो जरा बताएं कि अब जो मौसम है, जहाँ पे आज जून के हम आखिर में चल रहे हैं, इस वक्त जुलाई शुरू होने वाला है, क्या आज भी लोग अपनी किचन गार्डनिंग या पौधों की वो एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं? किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जब सफर पे एक बात बताता हूँ कि जब आप एक चीज करने का एक तहिया करते हैं, जब आप कोई चीज प्लानिंग में लेके जा रहे होते हैं, तो इट्स टेक टाइम। आपको हो सकता है 1 महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए। जरा आपने मट्टी अरेंज करनी है, कंपोस्ट अरेंज करनी है, फिर आपने कुछ पॉट्स अरेंज करने हैं, कुछ आपने डिस्कशंस करनी है कि, तो ये करते अभी जो ये महीना आपका गुजर जाएगा ऑलमोस्ट, ये जुलाई का सारा। तो अगस्त जो ठीक है है। इसमें आप मोस्टली सारी सब्जियां जो अगली ब्रोकली, आइसबर्ग, उसकी पनीरियां, बैंगन की पनीरी लगा सकते हैं, टमाटोज की पनीर स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी पालक जो है ना वो लगा सकते हैं, धनिया लग सकता है। तो अगस्त सितंबर बेसिकली सारी सर्दी की सब्जियां लगाने का बड़ा अच्छा टाइम है सारा। तो ये 1 महीना प्लानिंग में लगाएं, अपने छत के ऊपर चीजें अरेंज करना शुरू करें। तो अगर आप अभी भी लगाना चाहें तो घरों में बड़े आराम से, अगर देखिए आजकल वो सब्ज रंग का कपड़ा मिल जाता है, वो जो आपकी गर्मी को जो थोड़ा सा कम कर देता है, तो छतों के अगर आप उसको थोड़ा सा ऐड कर लें आजकल जून जुलाई में, तो वही लोग करते हैं, छतों पे लगा देते हैं। कुछ लोग पटसन की बोरियां अपने साइडों पे, दीवारों पे लगा देते हैं, उस पर भी पानी छिड़क देते हैं, उससे भी जरा ठंडक का एहसास वहाँ पे सब्जियों के लिए होता है। तो मेरा ख्याल है छोटी छोटी टिप्स लेके, छोटी छोटी तकनीक्स आप बना के अपने घर में सारी सब्जियां बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। जब भी आप कोरोना की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जैसे जो इम्यून सिस्टम की हम जो बात करते हैं ना, सबसे बेहतर मैं हम्म। समझता हूँ कि इंसान का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। आप सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं, सादा जिंदगी गुजारें, सादा सोच अपनाएं, कुदरत से प्यार करें। जितना आपका कुदरत के साथ गहरा ताल्लुक होगा, उतना ही आपका इम्यून सिस्टम और आपकी सेहत जो है ना वो बेहतर होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों की टांगे खींचने की बजाय लोगों के हाथ खींचे। अगर आप कामयाब लोग हैं तो लोगों को कामयाब बनने में उनकी मदद कर दें। अगर आप बहुत खुश हैं तो लोगों को खुशी देने शुरू कर दें। अगर आप बहुत जो है ना किसी आप जिंदगी में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दे, आप किसी और के लिए भी अब राहें खोलें, किसी और को भी जो बिल्कुल है ना ऐसा बिल्कुल। बनने के लिए मौका फक। ये जो एटीट्यूड आपके अंदर पैदा होगा, ये जो आपकी सोच डेवलप होगी, ये इतनी बड़ी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी कि ये कोरोना शरोने छोड़ के आप कोई बीमारी भी आपके ऊपर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही मैंने सीखा, यही मैं समझा कि बेशक सेहतमंद तर्ज जिंदगी और लोगों के लिए हवातन हर दफा उनके लिए बेहतर मौके पैदा करना, उनको किसी अच्छी सोच के लिए उसकी मदद कर देना, इससे बड़ी नेकी दुनिया में कोई नहीं हो सकती सर। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने हमारे लिए काफी वक्त निकाला। थैंक यू वेरी इन्हीं मच की जी। बातों में से, जी थैंक यू सो मच, इन्हीं की बातों से मैं बस कंक्लूड करूंगा कि कोरोना और इस तरह की जितनी भी जो अफरियत हैं, जो जिन्हें हमारी जहनी और जिस्मानी मसाइल हमारे लिए पैदा किए हुए हैं, तो तारिक साहब का कहना यही था कि अपनी ज़िंदगी को खुश रखें, अपनी ज़िंदगी को तवाना बनाएं, दूसरों को खुशियां दें। यही आपके लिए जो है वो खुशी का और सेहत का बायस बन सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इन सेशन का सिलसिला हम लोग आइंदा भी जारी रखेंगे। आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।